Okay, yesterday I was telling you about the carbonization process. मतलब मैं आपको कार्बनाइजेशन के बारे में बता रहा था कि कार्बनाइजेशन मीन्स डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. There are two main properties for destructive distillation or carbonization. Number one, high temperature. Number two, absence of oxygen. Then carbonization is divided into two, which is the low temperature carbonization and the high temperature carbonization. अब यहाँ पर कोई ये बोल सकता है मुझे कि अभी आपने कहा कि कार्बनाइजेशन का जो टेम्परेचर है वो हाई है, कंडीशन ये है, तो लो टेम्परेचर कार्बनाइजेशन की का क्या मतलब? लो टेम्परेचर कार्बनाइजेशन हैपेंस अबाउट 700 डिग्रीज, below 700 degrees, roughly around 700. 700 is a high temperature. 700 डिग्री एक हाई टेम्परेचर होता है, मगर हाई टेम्परेचर कार्बनाइजेशन 900 प्लस पे होता है. तो दोनों के रिलेटिव हाई ज़्यादा हाई है, इसीलिए वो हाई टेम्परेचर कार्बनाइजेशन कहलाया जाता है. बट बोथ ऑफ देम रिक्वायर अ हाई टेम्परेचर. सो यू शुड डिफरेंशिएट बिटवीन दैट के लो टेम्परेचर डज नॉट मीन दैट यू आर गोइंग इन लो टेम्परेचर. उसके बाद जो आपका फर्क आ रहा था वो प्रोडक्ट्स में आ रहा था. आई टोल्ड यू कि लो टेम्परेचर में जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, अमोनिया कम्स एज गैस, डेफिनेटली, सॉरी, अमोनिया कम्स इन लिक्विड. डेफिनेटली व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, प्लीज गिव मी अ मिनट. आपको बोलता हूं मैं. So as you increase the temperature, obviously a liquid is going to convert into gas. Similar is the story with coal tar. Low temperature के अंदर you get coal tar which is close to solid, but in the high temperature, when the temperature is increasing, it becomes tar. Tar is a liquid substances, heavy liquid. So that was the general discussion or the differences between LTC and HTC. अब एक स्टेप आगे जाते हैं, हाई टेम्परेचर कार्बनाइजेशन. हाई टेम्परेचर कार्बनाइजेशन का जो मेन पर्पस है ना, वो होता है मेटलर्जिकल कोक बनाना. देखें, कोक बनता है आपका LTC में भी, HTC में भी. बट जब हम डिसएडवांटेजेस की बात कर रहे थे, डिसएडवांटेजेस ऑफ लो टेम्परेचर कार्बनाइजेशन, वी कुड सी दैट कोक इज नॉट मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग. दैट कोक इज ब्रिटल. It cannot withstand the pressure. That is the first disadvantage of coke. The second disadvantage of coke would be the quality of the soft coke is not consistent. It can be of two types. Coke can be soft, coke can be hard. If it is strong, if it is not mechanically strong, that means it's brittle, it's going to be soft, it's not going to be consistent. So that is the difference between LTC and HTC. The coke that we produce in HTC or high temperature carbonization, it is good coke. It is the coke we want to produce. It is known as the metallurgical coke. इसका स्पेसिफिक नाम होता है मेटलर्जिकल कोक, और इसकी अहमियत है मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में. जो आपकी सारी जो स्टील बनता है, आयरन बनता है, वो जो आप कोक यूज करते हो उसमें, वो आपका बनता है हाई टेम्परेचर कार्बनाइजेशन से. ये जो आपका कोक हो रहा है ना, मेटलर्जिकल कोक जो बन रहा है, ये ब्लास्ट फर्नेस में यूज होता है. फर्नेस इक्विपमेंट है जिसमें आप ये स्टील के हीट प्रोवाइड करते हैं, स्टील आइटम्स यूज करते हैं. द रीजन इट्स कॉल्ड द ब्लास्ट फर्नेस इज, आप एयर को ब्लास्ट करते हैं. आपने ऑक्सीजन अगर सप्लाई करनी होती है तो आप एयर को ब्लास्ट करोगे, और वहां से इसका नाम आया है ब्लास्ट फर्नेस. तो ये आपको, इसके अंदर आपको इसकी डिटेल नहीं मालूम होनी चाहिए. व्हाट इज अ ब्लास्ट फर्नेस? All you need to know is that metallurgical coke is used in blast furnace for the iron and the steel industry. More than 90% of the coke is used in the blast furnace. Majority आपका जो coke है ना, 90% से ज़्यादा वो blast furnace में use होता है. किस लिए use होता है? To smelt iron, लोहा, to smelt iron ore for the production of hot metal.
अब बात करते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज मेटलर्जिकल कोक. अगेन, bituminous coal. Yesterday I just give me a minute please again. Sorry. Yesterday I was telling you that when we do a carbonization process, जब हम कार्बनाइजेशन प्रोसेस करते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि कोई एक हम अच्छे क्वालिटी का कोल लें और इकोनॉमिकल भी हो, जिससे हमारे प्रोडक्ट भी अच्छे बन सकें और हम इतना वेस्ट नहीं करें उसके ऊपर. बिटुमिनस कोल जो होता है वो सेकंड बेस्ट क्वालिटी का होता है. मैं बोलूं कि मुझे एंथ्रासाइट कोल चाहिए, एंथ्रासाइट कोल यूज हो सकता है, बट एंथ्रासाइट कोल विड हैव इट्स डिसएडवांटेजेस. ए, द एंथ्रासाइट कोल इज एक्सपेंसिव. बी, इट इज रेयर. लंबे से टाइम से बना है तो इतना कॉमन नहीं है जितना आपका बिटुमिनस कोल है. और लिग्नाइट हम क्यों नहीं यूज करते? बिकॉज द क्वालिटी इज पुअर. जब लिग्नाइट के प्रोडक्ट ही बैड क्वालिटी प्रोडक्ट होंगे, सो व्हाई वुड आई इन्वेस्ट सो मच एनर्जी और सो मच कॉस्ट टू गेट गुड प्रोडक्ट्स फ्रॉम देयर? मैं अपना ही नुकसान कर रहा हूँ. इसलिए आमतौर पे कोक प्रोडक्शन के लिए, वेदर इट इज LTC, वेदर इट इज HTC, more often than not bituminous coal is used. So when bituminous coal is heated strongly in the absence of air, the volatile matter will escape out. जो भी उसका volatile matter था absence of air के अंदर वो escape कर जाता है. Dense, strong and porous material is left and this is known as metallurgical coke. जब आपने सारा volatile material हटा दिया तो आपके पास जो रह गया कार्बन वो स्ट्रॉन्ग होता है, पोरस मैटर होता है. इसको हम कोक बोलते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल यूज ऑफ कोक इज इन द मेटलर्जिकल इंडस्ट्री एज डिस्कस्ड बिफोर, पर्टिकुलरली इन द ब्लास्ट फर्नेस. सबसे पहला यूज आप कोक का, मेटलर्जिकल कोक का बोलेंगे, ब्लास्ट फर्नेस में यूज होता है. गुड कोक फॉर मेटलर्जी शुड हैव अ फ्यू रिक्वायरमेंट्स. अगर आप कोई ऐसा कोक यूज कर रहे हो मेटलर्जी के लिए तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए. व्हाई दैट कोक इज सूटेबल कंपेयर्ड टू अदर टाइप्स ऑफ कोक. जो इसकी प्रॉपर्टीज है ना, विच यू शुड नो, दीज आर द प्रॉपर्टीज. अब मैंने एक तरीका बनाया है. अगर फॉर एग्जाम्पल आपको ये सवाल आ जाए एग्जाम के अंदर, डिस्क्राइब करें उसकी प्रॉपर्टीज और याद रखें. अब सबसे आसान तरीका यह है कि आप इसको किस तरह याद रख सकते हैं. आप इसको आप इसको किस तरह याद कर सकते हैं. आप क्या करेंगे, आप इसको easiest way to learn is आप इसके फर्स्ट लेटर्स को याद कर लें. फॉर एग्जाम्पल PPSSCCCR, इसको अगर आप वर्टिकल लाइन में लिखें तो आप इसको फिर हॉरिजॉन्टल भी फिल कर सकते हैं. यू कैन सिंपली नो दैट ओके, प्योरिटी, porosity, you can even write it as porosity and purity, size, strength, calorific value, combustibility. It's up to you how you want to learn it. This is the way I learned it. अब अगर लॉजिकली भी देखें तो हर पॉइंट एक पॉइंट बनाएगा टुवर्ड्स द कोक. द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज प्योरिटी. जी पूछें सर. ये मीटिंग आपका शो नहीं हो रहा था, आपका मीटिंग शो नहीं हो रहा था फ्यूल एंड एनर्जी का. अभी मैंने ज्वाइन किया, तब से मैं ढूंढ रहा था, तो किसी ने मुझे अभी लिंक सेंड की सर. अच्छा सर कल भी इस तरह हुआ था, मैंने किसी से लिंक ली थी, शो नहीं हो रहा था मीटिंग. तो इसका मतलब आपकी तरफ कोई एंड पे कोई मसला है. चले, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटलर्जिक कोक. जब भी आप कोई चीज को देखते हैं, कोई कोक प्रोड्यूस हो रहा है, तो सबसे पहली चीज आप उसकी प्योरिटी देखेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली यू वांट अ प्योर सब्सटेंस. तो प्योरिटी में क्या देखा जाता है? लो मॉइस्चर एंड ऐश कंटेंट. ये मैंने आपको
आपको पहले भी बताया था जब हम कोल की बात कर रहे थे, जितना मॉइस्चर और ऐश कंटेंट कम होगा, और आप ये देखें, आप सारे पॉइंट्स को आपस में रिलेट भी कर सकते हैं। जितना ऐश मॉइस्चर कंटेंट कम होगा, उसका क्या मतलब होता है? उसका ये मतलब होता है कि उतना उसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा कंपेयर्ड टू दैट मास। एंड डेफिनेटली अगर उसका कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर एंड ऐश बीइंग लेस, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ जाएगी। सो प्यूरिटी कैन डायरेक्टली बी लिंक्ड टू कैलोरीफिक वैल्यू। तो वी आर कमिंग टू कैलोरीफिक वैल्यू लेटर। तो पहली बात तो ये कि उसका मॉइस्चर एंड ऐश कंटेंट कम होना चाहिए या डिजायरेबल होना चाहिए मेटलर्जिक कोक के अंदर। Those are not the only impurities that you want. The other impurities must be that it should contain minimum amount of phosphorus and sulfur. ये सब्सटेंसेस कोल के अंदर आती हैं। फॉस्फोरस के वेरी रेयरली एलिमेंट्स आ सकते हैं, मगर सल्फर आम तौर पे होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, प्रोडक्ट्स के अंदर। इनको रिमूव, बेस्ट तो है कि इनको कंप्लीटली रिमूव कर लें। इफ यू कैन नॉट रिमूव इट, यू शुड मिनिमाइज इट। भाई व्हाट इज द प्रॉब्लम? अगर आप सल्फर को रहने दें एंड यू डू नॉट रिमूव द सल्फर, देन इट कैन डैमेज योर इक्विपमेंट। आपकी इक्विपमेंट की लाइफ कम हो जाएगी। और आपने हीट ट्रांसफर में पढ़ा होगा कि फाउलिंग होती है इक्विपमेंट जब खराब होती है, तो इट लीड्स टू द फाउलिंग ऑफ द इक्विपमेंट। दैट इज वाई सल्फर इज अनडिजायरेबल। उसके बाद आ जाएं पोरोसिटी। हाई पोरोसिटी इज डिजायरेबल इन फर्नेस कोक टू ऑब्टेन हाई रेट ऑफ कंबशन। अगेन कंबशन एंड कैलोरीफिक वैल्यू आर रिलेटेड। जब आपकी कंबशन रेट हाई होगी, हाई भी इस तरह ऑप्टिमम होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हाई करेंगे, बहुत ज़्यादा हाई करेंगे तो आपका रिएक्शन इंस्टेंटेनियसली हो जाएगा, अच्छी एनर्जी नहीं मिलेगी। और बहुत लो करेंगे तो आपका सारा टाइम ज़ाया हो जाएगा, यू आर गोइंग टू वेस्ट योर टाइम। सो योर कंबशन शुड बी रीजनेबल, ऑप्टिमम एंड हाई। बट अगर आपकी डेफिनेटली कंबशन हाई होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसकी वजह से। सो porosity is linked with combustion is directly linked with calorific value. Ultimately every point comes down to the calorific value, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले यही बात का जिक्र किया था कि जब भी आप कोई भी फ्यूल की बात करते हैं तो फ्यूल के लिए सबसे अहम चीज आपकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। आफ्टर कैलोरीफिक वैल्यू देयर आर सेकेंडरी थिंग्स। नंबर 2 के ऊपर आपकी एफिशिएंसी होती है, बट पहले आप हमेशा कैलोरीफिक वैल्यू को देखेंगे। तो अभी मैंने आपको दिखा दिया कि हाउ इज पोरोसिटी लिंक्ड विद कंबशन एंड कंबशन इज डायरेक्टली लिंक्ड विद कैलोरीफिक वैल्यू। अब आप साइज पे आ जाएं। मेटलर्जिकल कोक मस्ट बी यूनिफॉर्म एंड मीडियम साइज्ड। इफ यू हैव टू वर्क on a substance, you cannot have के distortion in size, कुछ छोटा है कुछ बड़ा है, it should be medium in size। यही डिसएडवांटेज थी आपकी LTC के अंदर, जिसकी वजह से आपने मेटलर्जिकल कोक दिया। आखिरी पॉइंट देखें, द क्वालिटी ऑफ सॉफ्ट कोक इज नॉट कंसिस्टेंट। स्ट्रेंथ, coke should be hard and strong to withstand pressure of ore in the furnace। ब्लास्ट ओवन के अंदर आप प्रेशर देते हो, बहुत सारा प्रेशर देते हो, और उस कोक को उसको कोक से अगर आइटम्स बनाओ, अगर वो विथस्टैंड नहीं कर ब्रिटल है, अगर वो टूट जाए तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसलिए उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इतना हार्ड होना चाहिए। हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग डज नॉट मीन द सेम थिंग। स्ट्रॉन्ग का मतलब उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, विथस्टैंड कितना कर सकता है। और हार्ड का मतलब हार्ड इज ऑपोजिट, स्ट्रॉन्ग जो है वो होता है वीक के ऑपोजिट, और सॉरी स्ट्रॉन्ग जो होता है वो ब्रिटल के होता है। ब्रिटल या स्ट्रॉन्ग, ब्रिटल का मतलब आप जरा सी फोर्स अप्लाई करो तो वो टूट जाए, स्ट्रॉन्ग का मतलब वो विथस्टैंड करे, और हार्ड का मतलब नरम या सॉफ्ट, नरम या हार्ड सख्त। तो दो डिफरेंट वर्ड्स हैं ये। कैलोरीफिक वैल्यू, वी ऑल नो दैट द कोक शुड हैव अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इसमें देयर इज नो डाउट।
This is the most important point of the metallurgic coke, and all points are linked to this. Cost. It must be cheap and readily available. जाहिर सी बात है, आप इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन कर रहे हो, आपको इकोनॉमी, अपना इकोनॉमिकल सिचुएशन देखना पड़ेगा. ऐसा नहीं हो सकता कि आप इतने एक्सपेंसेस लगाओ कि जो आपका प्रोडक्शन है वो आउटपुट आपको ज़्यादा मिल रहा है कंपेयर टू योर इनपुट, तो आपकी जो कंपनी है वो तो लॉस में जा रही है. कंबस्टिबिलिटी, इट शुड बर्न ईजिली एंड विद गुड कंबशन, क्योंकि जाहिर सी बात है, इफ इट डज नॉट बर्न ईजिली देन ए इट्स गोइंग टू टेक टाइम फॉर द कोक टू बी फॉर्म्ड, बी पोल्यूशन होगा बिकॉज फुली कंबस्ट और अच्छा नहीं होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, सी the longer it takes or harder it is to combust, the calorific value is going to decline. Lastly, reactivity. The reactivity should be low because reactive cokes produce high temperature upon combustion. आपके कोक की reactivity low होनी चाहिए compared to other things like carbon dioxide, oxygen. If your reactivity is high and your coke reacts with other substances, हाई टेम्परेचर के ऊपर कंबशन हो जाएगा. और मैंने आपको अभी बताया कि कंबशन का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है. अगर आप हाई टेम्परेचर कर लोगे, सारा आपका फ्यूल बर्न हो जाएगा, जो आपका जो असल मकसद होगा वो नहीं होगा. जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ कंबशन कर रहे थे तो उस वक्त मैंने आपको कहा था कि एक आपका टेम्परेचर ऑप्टिमम होना चाहिए. सो ऑल ऑफ दिस इज लिंक्ड टू व्हाट वी हैव डन ऑलरेडी. अच्छा, यहां तक कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? चलें, अभी तक मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई मेटलर्जिक कोक की. अब देखें सुपीरियरिटी ऑफ कोक एज अ मेटलर्जिकल फ्यूल. कोक एज अ मेटलर्जिकल फ्यूल, यानी कोक की क्या सुपीरियरिटी है और हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? हम इसको कोल से कंपेयर कर रहे हैं. कल मैं, बिकॉज बोथ आर सॉलिड फ्यूल्स, कल मैं आपको यही जिक्र कर रहा था कि कोक एंड कोल इज नॉट द सेम थिंग, दे बोथ आर टू डिफरेंट फ्यूल्स. अब कोक क्यों कोल से बेहतर है? कोक इज स्ट्रॉन्गर एंड मोर पोरस देन कोल. फर्स्ट advantage, coke contains lesser amount of sulfur than coal. You do not want sulfur in your fuel. Sulfur is harmful. We are doing these 4 points comparing both of them as fuel. Coke has a higher calorific value than coal. That is the most important point, that coke has a higher calorific value than coal if the same amount of mass is taken for both. जब आप कंपेयर करोगे कैलोरीफिक वैल्यू की बात करोगे तो आपको दोनों के लिए सेम मास लेना लाजमी है. आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक मास कोक का लो, 1 kg कोक का लो, 5 kg आप कोल के लो और बोलो कि कोल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो ज़्यादा है. फॉर कंपैरिजन द स्टैंडर्ड शुड बी द सेम, 1 kg to 1 kg, 5 kg to 5 kg. Coke does not contain much volatile matter, and obviously that is exactly what you want, because the lower the volatile matter, the higher the calorific value. जितना आपका volatile matter नहीं होगा उतनी आपका कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ेगी. इसीलिए एंथ्रासाइट कोल जो होता है वो बेस्ट कोल होता है, क्योंकि उसकी जो वोलेटिलिटी और मॉइस्चर कंटेंट है वो सबसे कम होता है. लिग्नाइट की वोलेटिलिटी और मॉइस्चर कंटेंट सबसे ज़्यादा होते हैं, इसीलिए वो अच्छा फ्यूल नहीं है. दूसरी बात ये कि हम प्रॉक्सिमेट एनालिसिस भी इसलिए करते हैं. प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में भी हम कोक जो है उसका कोल या कोक जो भी करें उसका वोलेटाइल मैटर हम रिमूव करते हैं. वो याद है जो हमने क्रूसिबल के अंदर किया था, हमने जो क्रूसिबल में किया था, रिमूवल किया था, सबसे पहले स्टेप के अंदर हमने मॉइस्चर और वोलेटाइल मैटर रिमूव कर दिया था टू कैलकुलेट द टोटल फिक्स्ड कार्बन. और वो कार्बन जिसके अंदर कार्बन परसेंटेज सबसे ज़्यादा आ रहा था प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के बाद, दैट वाज कंसिडर्ड द
बेस्ट फ्यूल। अच्छा जी, अभी हमने प्रॉपर्टीज की बात कर ली, एडवांटेजेस की बात कर ली मेटलर्जिकल कोक की। देखें, एक बात याद रख लें, बेहतर यह है कि जब आप HTC की बात करें ना, HTC के अंदर आप उसको सिंपली कोक नहीं लिखें, तब भी कोक आप लिख सकते हैं, बट बेस्ट वर्ड इज मेटलर्जिकल कोक, क्योंकि HTC का मकसद ही ये होता है कि आप मेटलर्जिकल कोक प्रोड्यूस कर रहे हैं। वरना अगर मैं सिर्फ कोक लिखूं, इट कैन बी ए कंफ्यूजन बिटवीन के LTC है या HTC है। So, manufacture of metallurgical coke, there are two methods in which metallurgical coke can be manufactured. पहला जो मेथड है उसको हम कहलाते हैं beehive coke oven process, और in other words the beehive process. दूसरा जो मेथड है उसका नाम है ऑटो हॉफमैन बाय प्रोडक्ट मेथड। ऑटो हॉफमैन एक जर्मन था, उसने ये मेथड बनाया टू मैन्युफैक्चर मेटलर्जिकल कोक एंड इट इज कॉल्ड द बाय प्रोडक्ट मेथड। द रीजन वाई दिस मेथड इज कॉल्ड द बाय प्रोडक्ट मेथड इज बीहाइव कोक ओवन के अंदर कोई बाय प्रोडक्ट्स आपको नहीं मिलते। जब आप इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपकी कोशिश है कि मैक्सिमम आप बाय प्रोडक्ट्स को अपने पास रीयूज करो, अपनी कॉस्ट बचाओ। तो क्योंकि इस ऑटो हॉफमैन प्रोसेस के अंदर आप दूसरे प्रोडक्ट्स को रिकवर कर सकते हो और यूज कर सकते हो, इसका नाम आया है बाय प्रोडक्ट मेथड। सो दिस इज द सेकेंड मेथड ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ द मेटलर्जिकल, this is the second method of the manufacture of metallurgical coke. Now, as I was mentioning yesterday, for this midterm, this is not included. But suppose in your final exam, I tell you, discuss the methods of manufacture of metallurgical coke, 10 marks. तो दोनों मेथड आपको लिखने पड़ेंगे। और आई कैन टेल यू के विच इज द बेटर मेथड, तो आपको एडवांटेजेस देखने पड़ेंगे। और आई कैन गिव यू अ पिक्चर एंड आस्क यू टू राइट द एंटायर प्रोसेस, तो आपको उसके डायमेंशंस, उसका टेम्परेचर, उसकी एडवांटेजेस लिखनी पड़ेंगी। और अगर फर्ज करें कि मैंने आपको सिर्फ ये बोल दिया, डिस्कस द मैन्युफैक्चर ऑफ मेटलर्जिकल कोक बाय द बीहाइव कोक ओवन प्रोसेस, कोई पिक्चर नहीं दी, कुछ नहीं दिया, द बेस्ट आंसर वुड बी वन विथ रिएक्शंस एंड जिसने खुद एक डायग्राम बनाया, सिंपल डायग्राम। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, जब मैं आंसर को जज करूंगा, जिसने डायग्राम बनाया होगा उसका आंसर ज्यादा वैल्यू रखेगी कंपेयर टू समवन हु हैजंट रिटन द, हु हैजंट मेड द डायग्राम। दोनों के कॉन्सेप्ट सेम है, राइटिंग सेम है, मगर एक को फिर प्रोबेबली 10 मिल जाएगा, दूसरे को या तो 9 मिलेगा या 8 मिलेगा, क्योंकि डायग्राम के कुछ नंबर होंगे। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन। अगर मैं ये क्वेश्चन सिर्फ 3 या 4 नंबर के मार्क्स का देता हूं, तो आपको इतना सेंस होना चाहिए कि इसमें डायग्राम नहीं आएगा 3 या 4 नंबर के अंदर, अगर मैंने आपसे पूछा भी नहीं है। और अगर मैं आपसे पूछूं भी नहीं और 10 नंबर का है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको इसके अंदर डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप अभी प्रोसेस की बात कर रहे हो। तो इस पॉइंट को क्लियर कर दें, बट फॉर दिस एग्जाम यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। हम बात करते हैं बीहाइव की, बात कर रहे हैं। पहले प्रोसेस की बात करते हैं कि बीहाइव ओवन प्रोसेस क्या होती है। द ओवन इज डोम शेप स्ट्रक्चर, डोम शेप स्ट्रक्चर एंड मेड अप ऑफ फायर ब्रिक्स। डोम का मतलब, ये मैंने आपको कैपरॉक भी दिखाया था, कैपरॉक वाज शेप्ड इन द फॉर्म ऑफ अ डोम। मतलब डोम किस तरह के शेप का होता है, ऐसा शेप होता है, दिस इज अ डोम, दिस इज अ डोम, इस तरह का शेप का होता है। और ये जो शेप है, ये बीहाइव होता है, जो शहद की मक्खियां होती हैं उनका जो घर होता है वो इस शेप का होता है, तो वहां से इसका नाम निकला है बीहाइव कोक ओवन। इट्स अ सिंपल स्ट्रक्चर। ये मिडिल एजेस और उसके बाद यूज हुआ था, फिर आगे प्रोसेस चलती गई, बहुत एक सिंपल सा एक स्ट्रक्चर बनाया गया था। और आप ये भी देख सकते हैं, इस पिक्चर में क्लियरली दिख रहा है कि जो बीआई ओवन है ये फायर ब्रिक से बनता है, यानी जो ईंट है
फायर ब्रिक्स जो ईंट है उनसे ये बनता है। इतना सिंपल स्ट्रक्चर है ये। So the first thing that you should know is it is dome shaped structure made up of fire bricks, hence it gets its name beehive. अब ये जो beehive, अब इसके मेन पॉइंट्स देखें। ये जो beehive स्ट्रक्चर है ना, इसमें दो ओपनिंग होती हैं। ये याद रख लें कि एक ओपनिंग होती है टॉप पर, one opening is at the top and other is at the side. So beehive coke oven has two openings, one at the top, one at the side. The important thing is the coal is charged through the top circular opening. Look at my word. यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ कोल, कोल यूज कर रहा हूँ मैं। कोल को जब अंदर ऐड करूंगा जब ही वो कोक बनेगा। तो ये गलती नहीं कीजिएगा कि आप लिख दें कि द कोक इज चार्ज फ्रॉम द टॉप, क्योंकि ये जो बीहाइव ओवन है इसी के अंदर आप मेटलर्जिकल कोक बना रहे हो। और मेटलर्जिकल कोक कैसे बनता है? हाई टेम्परेचर कार्बनाइजेशन से। यानी आप जो HTC प्रोसेस कर रहे हो वो बीहाइव ओवन के अंदर कर रहे हो। तो जाहिर सी बात है जब आप HTC प्रोसेस करोगे तो आप HTC प्रोसेस किस चीज पे करोगे? HTC प्रोसेस आप करोगे कोल के ऊपर। बात समझ आ रही है मैं बोलना क्या चाह रहा हूं? जी क्या हुआ? कोई सवाल? किसी को कुछ सवाल पूछना है यहाँ तक? जी चलें, अगर सवाल नहीं है तो बैक टू द थिंग। तो मैं जो चार्ज कर रहा हूं ना, मैं कोल को चार्ज कर रहा हूं क्योंकि मेरी HTC प्रोसेस कोल के ऊपर हो रही है मेरे बीहाइव कोक ओवन के अंदर। कोल ऊपर से आता है। अब नीचे वाली लाइन देखें, ऊपर मैं बोल रहा हूं कि कोल इज चार्ज टू द टॉप ओपनिंग, और नीचे मैं बोल रहा हूं द कोक इज रिमूव थ्रू द साइड डोर आफ्टर कार्बनाइजेशन। इंपॉर्टेंट वर्ड इज आफ्टर कार्बनाइजेशन। कार्बनाइजेशन हम करते हैं जब ही तो कोल कोक बनता है आपका। तो ऊपर से जब आप पहले डालोगे आप कोल डालोगे, और जब आप फाइनल प्रोडक्ट रिमूव करोगे आप कोक रिमूव करोगे। सो टॉप से आपका कोल आएगा, HTC के बाद आपका जो कोक है, सॉरी कोल है, वो कोक बनकर बाहर निकलेगा साइड डोर से। जो साइड डोर है ना, दैट ऑल्सो एक्ट्स एज एन इनलेट फॉर एयर। जो आपका साइड डोर है वो एक इनलेट एक्ट करेगा, इनलेट के तौर पे। अब मुझे एक स्टूडेंट बोल सकता है कि ये जो प्रोसेस हो रही है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, इसके अंदर आपने एयर के लिए इनलेट क्यों दिया है? क्योंकि मैंने आपको यही बोला था ना कि कार्बनाइजेशन प्रोसेस जो है वो एब्सेंस ऑफ एयर के लिए होती है। ये इनलेट इसलिए है क्योंकि इनिशियली आपको कोल को चार्ज करना पड़ता है और थोड़ी सी कंबशन करनी पड़ती है। कंबशन होगी तो उसके बाद कार्बनाइजेशन होगा। तो वो जो इनिशियल कंबशन देनी है ना, उसके लिए एक इनलेट ऑफ एयर होती है कि आप कोल ऊपर से डाल रहे हो, एयर आप साइड से डाल रहे हो, उसके बाद आप एयर को बंद कर देते हो जब कार्बनाइजेशन प्रोसेस हो रही है। और जो पूरा जो चैम्बर है उसके अंदर होगी आपकी हाई टेम्परेचर के ऊपर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में पूरी प्रोसेस। सर जी आप दोबारा थोड़ा सा बता देंगे कि इनलेट एयर के लिए क्यों होती है? क्योंकि आपकी आवाज एयर इसलिए होता है क्योंकि आपने जब शुरू के अंदर कोल डाला, आपने कोल डाला तो कोल इस वक्त सिर्फ कोल है, उसके अंदर कोई कंबशन नहीं है। आपको थोड़ी सी कंबशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसको चार्ज करने के लिए। HTC जब आपका टेक प्लेस करता है वो कंबशन के बगैर नहीं कर सकता। तो जो इनिशियल जो कंबशन है ना, इनिशियल कंबशन, क्योंकि आपने यहां भी देखा था कि जो कोक की एक प्रॉपर्टी है वो ये होनी चाहिए कि कहां गई यहां पर कंबस्टिबिलिटी, इट शुड बर्न इजीली। उसकी प्रॉपर्टी के लिए कोल से जब वो फॉर्म नहीं होएगा जब तक आप उसको कंबस्ट नहीं करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं इतना कंबस्ट करो कि सारा आपका ऑक्सीजन वहीं पर बन जाए, थोड़ा सा होता है, एक इनिशियल एक चार्ज देने का होता है। एक मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं। फॉर एग्जांपल अगर आप
रिफाइनरी के अंदर आपके पास एक विस्कस ऑयल है, आपको कोई प्रोसेस करनी है विस्कस ऑयल के ऊपर, विस्कस ऑयल मूव नहीं हो सकता, तो आप पहले विस्कस ऑयल को क्या करते हो, इनिशियल चार्ज करने के लिए आपके दिमाग में क्या आता है कि आप विस्कस ऑयल को क्या करोगे प्रोसेस यूज करने के लिए या उसको ब्रेक करने के लिए, कोई भी आइडिया? सर इसको हीट दें। हीट करेंगे, प्री हीटर लगाए होते जी। हैं, प्री हीटर लगाए होते हैं या फर्नेस लगाया होता है कि उसको हीट करोगे चार्ज देने के लिए। इसी तरह आपका जो कोल है उसको चार्ज देने के लिए आपको एक छोटा थोड़ी सी एयर देनी पड़ेगी। एक दफा वो एयर आ गई और थोड़ा सा कंबशन शुरू हो गया ना, उसके बाद वो अपनी हीट यूज करेगा, आपको एयर देने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए एक एयर का इनलेट होता है, दैट इज द ओनली नीड फॉर एयर। आई रिपीट, you do not need air in this process after that because HTC is a process under anaerobic condition, decomposition in the absence of air. अब ये आपको मालूम होना चाहिए, द टिपिकल डायमेंशंस आर अ हाइट ऑफ 2 मीटर, 2 मीटर का ये ओवन होता है हाइट वाइज, बेस डायमीटर 3.5 होता है। अगर किसी को ये याद भी नहीं रहे तो ही कैन से अराउंड 2 मीटर्स, अराउंड 3.5 to 4 meters, कैपेसिटी ऑफ 5 to 7 tons। भाई कैपेसिटी 8 टन भी हो सकती है, 6 टन भी हो सकती है, रफली अराउंड दैट फिगर। सो दीज आर कोई हर बुक के अंदर अलग डायमेंशंस मिलेंगे, तो टू बी सेफ यू कैन जस्ट कोट अ वैल्यू, बट द रीजन आई एम सेइंग इज कोट अ वैल्यू आपके आंसर को ये सब्सटेंस देगा, एक आपका आंसर अच्छा आंसर बनेगा। क्योंकि इस पूरे जो मैंने आपको चीज बनाई है, अब वो अलग बात है कि इफ आई डिसाइड टू गिव दिस क्वेश्चन और नॉट, बट एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एक पूरी प्रोसेस के ऊपर। और मैंने आपको बताया है कि आप इतने सारे प्रोसेस करेंगे कि कोई ना कोई प्रोसेस तो आपको मैं दूंगा। हो सकता है मैंने आपको अगर ये प्रोसेस नहीं दी तो कोई और प्रोसेस दे दूं जो आगे हम कर रहे हैं, फिशर ट्रॉप प्रोसेस दे सकता हूँ, बर्जेस प्रोसेस दे सकता हूँ, कोई भी मैं प्रोसेस दे सकता हूँ। तो आपको इसकी प्रोसेस मालूम होनी चाहिए। अच्छा, अब ये देखें, first some air is supplied to the oven to ignite the coal। आप कोल को थोड़ा सा गर्म करोगे, इग्नाइट कर कर ही वो कंबशन लेगा, क्योंकि उस एयर के अंदर ऑक्सीजन होगा। तो अगर मैं कोल टू इनिशिएट द कंबशन, आपके फ्यूल थोड़ा सा कंबशन लेगा। इन अदर वर्ड्स, volatile matter present in the coal escapes and burns inside। जो भी आपका volatile matter है उस कोल के अंदर, जब आप हीट करोगे, इग्नाइट करोगे, तो उस volatile matter जो है वो escape करेगा। दैट इज another reason for air। आपको सारा volatile matter कंप्लीट करना है, तो जाहिर सी बात है जितना आप उसको जरा सा हीट करोगे, बर्निंग होगी, तो volatile matter escape कर जाएगा and burns inside। The heat for carbonization is supplied by burning of the volatile matter and partly by the coal itself। जब आप इसको हीट कर रहे हो, एयर देकर आपने हीट किया है, तो वही जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो रिसाइकल हो रही है और कार्बनाइजेशन की हीट वहीं से सप्लाई हो रही है। इसीलिए आप इनलेट से कोई फर्दर हीट नहीं देते हो। आपकी इनिशियल हीट, आपकी इनिशियल एयर देने का मकसद ही ये है कि आपकी प्रोसेस, आपका कोल इग्नाइट हो जाए, इग्नाइट के बाद वो वोलेटाइल मैटर escape करे। वोलेटाइल मैटर जब escape करेगा तो वही प्रोड्यूस करेगा हीट फॉर कार्बनाइजेशन फॉर द एंड पार्टली इट विल बर्न द कोल इटसेल्फ। तो ये ऑर्डर आप याद रखें। पहले तो आपने इसकी मेन प्रॉपर्टीज लिख दी हैं। सबसे पहला स्टेप है, मेन प्रॉपर्टीज है कि डोम शेप्ड है, कितनी ओपनिंग है, कौन सी ओपनिंग में क्या चीज आती है, कौन सी ओपनिंग से क्या चीज एस्केप करती है, कोक कहाँ से आता है, कोल कहाँ से आता है, एयर कहाँ से आती है, डायमेंशंस क्या हैं। दीज आर द मेन प्रॉपर्टीज। दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस के हो क्या रहा है। डोंट कंफ्यूज दिस स्लाइड विद दिस स्लाइड, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। एक आपको उसका जनरल आउटलाइन दे रहा है और एक आपको उसकी प्रोसेस बता रहा है। कार्बनाइजेशन अकर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये याद रखिएगा। कार्बनाइजेशन टॉप टू बॉटम होगी क्योंकि कोल आप टॉप से डाल रहे हो, तो पाइल होना शुरू होता है कोल, एक के ऊपर पाइल होएगा लाइक दिस। ये देखें, ये कोल आपका पाइल होना शुरू हो रहा है जी। सर जी थर्ड पॉइंट समझ नहीं आया, दोबारा बता देंगे? द हीट फॉर कार्बनाइजेशन, जी ये वाला। देखें, the volatile matter present in the coal escapes and burns inside।
जो आपने एयर दी थी, एयर देने के बाद आपके कोल को क्या हुआ था, आपने उसको इग्नाइट किया था। फर्स्ट सम एयर इज सप्लाइड टू द एयर ओवन टू इग्नाइट द कोल। इग्नाइट का क्या मतलब है? इग्नाइट का मतलब है बर्न होता है। जब आप कोल को ऑक्सीजन दोगे, कोल को ऑक्सीजन दोगे तो क्या चीज होगी? बर्निंग होगी, कंबशन Yes. रिएक्शन है। कंबशन रिएक्शन जब आप करते हो तो कंबशन में आपको कौन सी दो चीजें मिलती हैं अपार्ट फ्रॉम द फ्यूल? दो सर चीजें लाइट और क्या? मिलती है और लाइट मिलती है एक और हीट लाइट होती मिलती है, है। दूसरी हीट होती है। तो वो जो हीट जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो बर्निंग और कंबशन के अंदर, वो ही हीट यूज हो रही है कार्बनाइजेशन के लिए, क्योंकि कार्बनाइजेशन के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, तो वही हीट उसकी यूज हो रही है। बस ये कहने का मकसद है। द हीट जो कार्बनाइजेशन की हीट है वो सप्लाई हो रही है बाय द बर्निंग ऑफ वोलेटाइल मैटर एंड पार्टली बाय द कोल इटसेल्फ। यानी आधी हीट आप सप्लाई कर रहे हो बर्न कर वोलेटाइल मैटर को, और बाकी जो है वो कोल खुद प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि कोल भी तो कंबस्ट हो रहा है ना। तो दो सोर्सेज से हीट मिल रही है उसको, टेम्परेचर उसका बढ़ रहा है। जितनी हीट ज्यादा मिलेगी उतना टेम्परेचर बढ़ेगा। और ये जो प्रोसेस है ये 900 डिग्रीज के करीब हो रहा है, यानी इसके अंदर हीट ज्यादा है। तो कुछ हीट इसके कोल के खुद की है, और कुछ जो हीट है वो वोलेटाइल मैटर बर्न कर हो रही है। अब क्लियर हुई बात? यस सर। ये मैंने आपको सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं। एक अच्छा स्टूडेंट जब इन पॉइंट्स को आंसर करेगा ना, वो इनको फर्दर इलेबोरेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने सिर्फ ये लिख दिया, एक स्टूडेंट लिखता है सम एयर इज सप्लाइड टू द ओवन टू इग्नाइट द कोल, मैं उसको आधा नंबर दूंगा। ये जो सारी मैंने थ्योरी बोली है, ये मैं हर चीज स्लाइड पे नहीं लिख सकता हूँ, बिकॉज द गुड स्लाइड इज अ स्लाइड वेयर यू राइट लीस्ट अमाउंट ऑफ स्टफ। मैं स्टोरीज नहीं लिख रहा हूँ। अब दूसरा जो अगर एक गुड स्टूडेंट होगा वो ये बोलेगा फर्स्ट सम एयर इज सप्लाइड टू द ओवन टू इग्नाइट द कोल ड्यू टू कंबशन। When air mixes with oxygen, combustion is produced, providing heat and light. इस तरह कर उसको बोलेगा, स्टोरी बनाएगा उसको। बात स्टोरी का मतलब ये नहीं है कि अपनी मर्जी से स्टोरी बनाया। स्टोरी का मतलब ये है जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ पर यूज करेगा, इस लाइन को इंक्रीज कर देगा, थोड़ा सा एडेड इंफॉर्मेशन लिखेगा। क्योंकि अगर मैं आपको, सच्ची बात ये है कि अगर मैं आपको ये सवाल 10 नंबर का देता हूं, तो अगर आप सिर्फ ये पॉइंट्स लिख लेंगे तो ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है। इन पॉइंट्स को फर्दर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि सिर्फ स्लाइड्स पे रिलाई नहीं करें, फर्दर सोर्सेज यूज करें, आप ही की हेल्प होगी। सो कार्बनाइजेशन प्रोसीड्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये इंपॉर्टेंट है, द होल प्रोसेस टेक्स अबाउट 3 to 4 days टू कंप्लीट। इससे आपके दिमाग में क्या होता है, क्या आता है 3 to 4 days टू कंप्लीट? एक स्टूडेंट है वो यूं लिख सकता है द होल प्रोसेस टेक्स अबाउट 3 to 4 days टू कंप्लीट, hence showing that beehive coke oven is a slow process which takes time. इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। बात उसने वही की है कि 3 to 4 days टू कंप्लीट, मगर उसने अपने पॉइंट को सब्सटेंस दे दिया है कि इट इज अ स्लो प्रोसेस। और जाहिर सी बात है जब एग्जामिनर ये पार्ट देखता है तो एग्जामिनर ये बोलता है कि ये बात मैंने नहीं बताई थी, इसने रिसर्च की हुई है, इसीलिए उसका आंसर बेहतर है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ ए ग्रेड पेपर एंड अ ए माइनस पेपर। और इस एग्जाम में यही होगा, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स, इट इज नॉट लाइक थर्मोडायनेमिक्स कि इट इज न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसके अंदर थ्योरी भी है। सो द theory would be, I myself am using internet sources. Last point देखें, the hot coke is then removed from the side door and quenched with water. quench का मतलब आप इसको पानी देते हैं। quenching क्यों करते हैं? अब one person can write quench with water, second person can write the reason for quenching with water. He can say the hot coke is then removed from the side door, quench with water to purify the coke, minimize the impurities, especially the particulate matter. क्वेंचिंग आप करते ये हैं सल्फर और पार्टिकुलेट मैटर को कम करने के लिए इस प्रोसेस के अंदर, ताकि इट बिकम्स लेस पोल्यूटेंट। दैट इज व्हाई क्वेंचिंग इज डन विद कोल्ड वाटर। In this process, next line is no byproducts are formed.
बी हाइव ओवन के अंदर कोई बाय प्रोडक्ट नहीं है। मैंने आपको कहा था कि HTC के अंदर बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, अमोनिया होता है, सॉरी अमोनिया होता है, कोल टार होता है, गैसोलीन एक्सेट्रा ब्ला ब्ला ब्ला। नो बाय प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड विद दिस प्रोसेस, only coke is the only thing you're going to get. As coking takes place, the opening is covered with bricks to minimize the entry of air. जो आपकी एयर की एंट्री थी ना, उसको आप ब्रिक से कवर कर लेते हो कोक जब स्टार्ट होता है, एयर को प्रिवेंट करने के लिए। क्योंकि अगर एयर अंदर आ जाएगी, एक्सेस ऑफ एयर कैन रिजल्ट इन द कोक बर्निंग, यानी कोक जो आपका है वो कंबस्ट करना शुरू हो जाएगा एंड कूल इन द ओवन एज वेल। तो आपकी पूरी प्रोसेस खराब हो जाएगी, क्योंकि आपको कोक बर्न नहीं करनी, आपको कोक प्रोड्यूस करनी है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो पूरी प्रोसेस है ये आपकी होनी है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर। तो to minimize the entry of air and to prevent further combustion and to keep the anaerobic conditions, your inlet for the entry of air is covered by bricks. ये पूरी प्रोसेस समझ आ गई कि ऊपर से लेकर नीचे तक आपने कैसे स्टार्ट किया। आपने स्टार्ट किया, एयर इज सप्लाइड इन द ओवन। लास्ट पॉइंट आप पहले नहीं लिख सकते। तो ये जो सारी जो चीजें, ये एक अच्छा एक पैराग्राफ और एक पूरा एक आंसर बना सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं बी हाइव ओवन की? पहली डिसएडवांटेज, नो बाय प्रोडक्ट रिकवरी इज पॉसिबल एज ऑल द वोलेटाइल मैटर इन द कोल एस्केप्स इनटू द एटमॉस्फेयर एज वेस्ट। जब आप वोलेटाइल मैटर को रिमूव करते हो, जितने भी बाय प्रोडक्ट हैं वो सारे वेस्ट हो जाते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, आपके पास कोई रिकवरी नहीं होती। नंबर 2, लार्ज कोकिंग टाइम, 3 to 4 days इज अ लॉन्ग टाइम। आपको वेट करना पड़ता है इस प्रोसेस को होने के लिए। इट इज टाइम कंज्यूमिंग, दैट इज वाई it is less desirable process. तीसरी बात ये, the coke yield is only about 60% due to partial combustion of air coal. एक बात तो ये कि आपका जो कोल है वो पार्शियली कंबस्ट हो रहा है। दूसरी बात ये कि आपके जब कुछ प्रोडक्ट्स आपको नहीं मिल रहे या कुछ, तो आपकी जो एफिशिएंसी है, आपकी एफिशिएंसी इस प्रोसेस की कम है। So it is a process, but efficiency wise it is less compared to the other process of metallurgical coke. हाँ, अगर आपके पास इतनी feasibility नहीं है for the Hoffman byproduct method, then you have to choose this method. But overall the efficiency is less of the coke. And like I told you before, that after calorific value, second most important thing is efficiency. पहले आप कैलोरीफिक वैल्यू को देखते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू को देखने के बाद आप एफिशिएंसी की तरफ आते हैं। ये देखें, अगर आपको ये डायग्राम बनाना है अपने आंसर को इम्प्रूव करने के लिए, तो इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि एक रॉकेट साइंस डायग्राम बनाएं, बहुत अच्छा डायग्राम बनाएं, मगर इतना बनाएं कि कॉन्सेप्ट मुझे नजर आ जाए और आपका क्लियर है। पेन से इसको हाईलाइट करना खूबसूरती के नंबर नहीं है, सिर्फ आपके स्ट्रक्चर के नंबर हैं। आप ये देखें कि डायग्राम के अंदर ये जो आपका ओवन है, ये आपने ये दिखाना है कि दिस इज डोम शेप्ड। आपने 2 ओपनिंग्स दिखानी है, दिस इज 1 ओपनिंग, दिस इज सेकेंड ओपनिंग, दैट इज ऑल यू नीड टू शो। उसके बाद आप यहां पर कोल बना सकते हैं कि कोल है। यू कैन शो द कोल कमिंग फ्रॉम टॉप, इधर से जाता है इन दिस डायरेक्शन। देन यू कैन जस्ट मेक डायमेंशंस के ओके फाइन द हाइट इज 2 मीटर, डायमीटर इज 3.5 मीटर, यू आर डन। अगर फर्दर इसको वर्ड्स में जाना है तो ये वही चीज है कि ये देखें, ये आपको दिखा रहा है कि इस ओपनिंग से कोल इज गोइंग डाउनवर्ड्स इन दिस डायरेक्शन, हीट इज रेडिएटेड थ्रू द कोल। ये जो आपका है ये कोल बेड है, इट इज पाइल्ड ऑन वन अनदर। वही चीज है, उसकी डायमीटर है 2.5 मीटर, सॉरी हाइट 2.5 मीटर। अब ये देखें, इसने डाया 4 लिखा है, इसने डाया 4 लिखा है। इट डजंट मैटर इफ समवन राइट्स 3.5, समवन राइट्स 4, यू कैन राइट द डायमीटर इज अबाउट 4 मीटर्स। रिफ्रैक्टरी लाइनिंग होती है,
यहाँ भी रिफैक्ट्री लाइनिंग है। रिफैक्ट्री आप ब्रिक्स को बोलते हैं, मैंने आपको बोला था ना फायर ब्रिक्स से बनती हैं। और ये मुझे अच्छी तरह याद है कि आपने रिफैक्ट्री हीट ट्रांसफर में पढ़ा होगा, क्योंकि एक न्यूमेरिकल था रिफैक्ट्री लाइनिंग के ऊपर। रिफैक्ट्री क्यों देते हैं रिफैक्ट्री मेथड मटेरियल? रिफैक्ट्री मटेरियल इसलिए होता है कि वो डीकम्पोजिशन को प्रिवेंट करे फ्रॉम हीट। हीट जब आप दोगे तो एक डैमेज हो सकता है, तो वो प्रिवेंट करता है इस हीट से, इसीलिए जो आपका जो मटेरियल होता है वो रिफैक्ट्रीज बनी हुई होती हैं। ये आई थिंक राजपूत या कर्न का पहला एक न्यूमेरिकल था जिसके अंदर आपको रिफैक्ट्री का एक इक्वेशन था 1/k1 + 1/k2, इस तरह कर कोई क्वेश्चन याद आया वो वाला हीट ट्रांसफर में? याद है? अब मेरा ख्याल है सब हीट ट्रांसफर भूल गए। खैर कर्न खोलकर देख लीजिएगा फिर। अब even though the beehive oven has some disadvantages, एक अच्छा आंसर लिखने के लिए आपको उसकी एडवांटेजेस भी लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि हर चीज़ के अगर कोई मेरिट होते हैं तो कोई डीमेरिट भी होते हैं। एडवांटेज क्या है बीहाइव के कोक ओवन का? स्ट्रॉन्ग कोक विद गुड रिएक्टिविटी इज प्रोड्यूस्ड। वाई कैन आई से स्ट्रॉन्ग कोक? क्योंकि मेटलर्जिकल कोक प्रोड्यूस हो रहा है। मेटलर्जिकल कोक इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग कोक और उसकी गुड रिएक्टिविटी होती है। लो कैपिटल एंड रनिंग कॉस्ट, इवन दो आपकी वेस्टेज हो रही है बट इट इज़ अ सिंपल प्रोसेस। इन्वेस्टमेंट कम है, इक्विपमेंट कम है, ब्रिक वॉल्स इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, तो उसको रन और मेंटेन करना इकोनॉमिकली मोर फीजिबल है। एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री या एक पुअर कंट्री के लिए ये प्रोसेस करना ज़्यादा फीजिबल है कंपेयर टू समथिंग विच दे कैन नॉट अफोर्ड। It can easily be shut down without any damage to the refractory. सिंपल प्रोसेस है, रिफैक्ट्री पे डैमेज होने से पहले आप इस प्रोसेस को बंद कर सकते हो। हार्ड कोक प्रोड्यूस होता है और आपको हार्ड चाहिए, क्योंकि टू प्रॉपर्टीज ऑफ कोक दैट वाज प्रोड्यूस्ड वर नंबर 1 इट शुड बी हार्ड, नंबर 2 इट शुड बी स्ट्रॉन्ग। दैट इज डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ कोक। सिंपल टू कंस्ट्रक्ट, नो एक्स्ट्रा फ्यूल इज रिक्वायर्ड फॉर हीटिंग, आपकी कॉस्ट बच रही है। आप जितना कोल डाल रहे हो वही रिसाइकल हो रहा है, वही कोक बन रहा है, आपको मजीद डालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था कि आप ऊपर से कोल डाल रहे हो, आपने ऊपर से जब यहाँ से कोल डाल दिया, चार्जिंग डोर का काम ख़त्म हो गया। आपने यहाँ पर थोड़ी सी एयर डालकर यहाँ पर आपने इसको सील कर दिया, ये डोर फॉर द एयर सप्लाई एंड कोक डिस्चार्जिंग, यहाँ पर आपने ब्रिक्स लगा दी। अब 3 या 4 दिन तक आप इस प्रोसेस को कुछ नहीं करोगे, ये प्रोसेस खुद ब खुद अंदर वर्क होती रहेगी। ना आप कोई चीज़ ऊपर से ऐड करोगे, ना आप कोई चीज़ इधर से रिमूव करोगे। जो कुछ हो रहा है वो अंदर खुद ब खुद हो रहा है, इसीलिए इट इज़ अ सिंपल प्रोसेस एंड कोई एक्स्ट्रा फ्यूल नहीं डाल रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपने फ्यूल को फ्यूल डाला, कोक को निकाला, फिर मजीद कोल डाला, सर फिर कोक को निकाला। नहीं, जितना कोल आपने डाल दिया, आपने सील, एक सेकेंड, आपने सील कर दिया, एक दफा वो सील जी सर जी सर जैसे हमने पढ़ा था कि कंबशन के लिए जो है वो हमें फ्यूल चाहिए होता है और हीट भी चाहिए होती है, तो हम हीट कहाँ से लाएंगे फिर? फर्नेस का काम क्या होता है? ओ अच्छा, सही। फर्नेस को आप थोड़ा सा तो बर्न करेंगे ना, फर्नेस को। जी जी सर। चलें, इसमें एयर कितनी देनी पड़ेगी, यानी आप जिससे थोड़ी बोल रहे हैं it कि depends बर्न on your करने के लिए? requirement. It depends on your requirement.